नमस्कार, आप देख रहे हैं बात टेक की। मैं हूं सोनिया सिंह। आईपीओ क्या लिस्टिंग डे पर प्रॉफिट कमाने का एक आसान जरिया हो गया है, या फिर प्रमोटर्स के लिए ये एक आसान रास्ता हो गया है एग्जिट लेने का? लेंसकार्ट का आईपीओ कंट्रोवर्सी में क्यों है? फ्यूचर आईपीओस पर इसका क्या असर पड़ेगा? बताने के लिए तीन खास मेहमान हैं हमारे साथ। सचिन जसूजा, फाउंडिंग पार्टनर एंड हेड ऑफ इक्विटीज सेंट्रिसिटी। प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी रिसर्च एनालिस्ट, मेहता इक्विटीज लिमिटेड। और साथ है रचित खंडेलवाल, हेड रिसर्च हैं बीएनके कैपिटल में। रचित, आपसे ही शुरू करते हैं। रचित, लेंसकार्ट यानी कि लेंस को देख के तो बिल्कुल साफ पिक्चर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ दाल में कुछ काला सा नजर आ रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट, अगर आप बोले, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, ले लीजिए, और somehow आई बिलीव, क्योंकि मिस्टर बंसल शार्क टैंक पे भी थे, तो उस चक्कर में भी बहुत ज्यादा उनकी ट्रोलिंग हुई थी। यस, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बट अगर हम देखें, ये न्यू एज कंपनीज जो हैं, वो जब लिस्टिंग करती हैं और जिस तरीके से आगे बढ़ती हैं, मतलब टू नेम द मोस्ट फेमस, जोमैटो को भी अगर आप देखें, एटर्नल, जिनको हम आज भी करंट वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप उनके पी मल्टीपल्स भी देखेंगे तो वो हायर साइड पे देखने को मिल रहा है। और ये एक जो पूरा ट्रेंड चल रहा है ना, जिसमें हमने इस पूरे साल में देखा है कि कितने सारे आईपीओज आए हैं और बहुत कम आईपीओज प्रॉफिट मेकिंग रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है इसकी वैल्यूएशंस। और उसी पे मैं समझता हूँ सारी की सारी प्रॉब्लम बनती हुई दिख रही है। तो आई बिलीव यस, वैल्यूएशन कंसर्न है। बट जिस तरीके से एंकर बुक्स और सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं, वो भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। क्योंकि इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि बोलते हैं ना, यू लव मी, यू हेट मी, यू कैन नॉट इग्नोर मी। आप डायरेक्टली नहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो जिन म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके रूट से भी फंड्स तो वहां पे पार्क हो ही रहे हैं। सो इट विल बी अ इंडिविजुअल कॉल, कैसे क्या करना चाहिए। बट हाँ, वैल्यूएशन टर्म्स डिस्कम्फर्ट जरूर देखने को मिल रहा है। सचिन, आपको क्या लगता है? जैसे 3 महीने पहले ही जुलाई में जो प्रमोटर हैं वो 8,700 करोड़ की वैल्यूएशन पर खरीद लेते हैं, 50-52 का, और अब फिर 400 रुपये। तो अक्टूबर में वैल्यूएशन 70,000। मतलब ये कहानी समझ में नहीं आई कि क्या है। मतलब रिटेलर्स को लूटने वाली बात है कि भाई ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाए और फिर अपने हिसाब का जो मार्केट वैल्यू चाहिए शेयर की वो कर दी जाए और फिर एग्जिट ले लिया जाए। कौन किसको फंसा रहा है, कौन फंस रहा है, कुछ आप बताना चाहेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो लेंसकार्ट के आईपीओ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। चलो, आपने 3 मंथ्स पहले जो एक डील हुआ जिसमें पीयूष बंसल ने स्टेक बाय किया, एंड दैट वाज एट $1 बिलियन वैल्यूएशंस, तो उसमें भी मुझे लग रहा है काफी उस चीज को लेके बड़ा ट्रोलिंग हुआ। बट आई थिंक हमें इसको 2-3 पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। एक तो जो जब भी आप न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एट द टाइम ऑफ जो उनका पहले दूसरा तीसरा फंड रेज हुआ, तो उसमें कौन कौन से इन्वेस्टर थे? सब सीजन्ड इन्वेस्टर्स थे। उन मोस्टली इन्वेस्टर्स को पूरा आइडिया था कि किस वैल्यूएशंस पे कंपनी चल रहा है। उसके बाद भी मल्टीपल राउंड्स हुए हैं, $2 बिलियन, $4 बिलियन पे। एंड जो न्यूज़ भी थी वो कि $7 से $10 बिलियन के बीच में आईपीओ आ सकता है। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स वर अवेयर ऑफ इट। देर वॉज सम इंसेंटिव जो कि आईपीओ के टाइम पे पीयूष बंसल के लिए किया गया था, कुछ पर्सपेक्टिव था, उसको लेके ही सारे डील्स हुए हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो न्यू एज बिजनेसेस में वैल्यू क्रिएशन हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। इवन दो जो डील हुआ है $1 बिलियन की वैल्यूएशंस पे हुआ है, लेकिन जो इनिशियल राउंड्स हुए हैं वो 1700 करोड़ 2500 करोड़ के वैल्यूएशन पे भी हुए हैं। एंड केदारा कैपिटल जैसे वेरी सीजन्ड इन्वेस्टर्स आल्सो गेव सम स्टेक टू पीयूष बंसल। सो सिर्फ उस नजरिए से देखना कि किसी रिटेल इन्वेस्टर के साथ धोखा हो गया, आई थिंक वो एक गलत पर्सपेक्टिव होगा। हमें एक होलिस्टिक व्यू में इसको देखना पड़ेगा कि उन इन्वेस्टर्स का रिटर्न कितना बना जिन्होंने एग्जिट लिया यहाँ से, और क्या इम्प्लीकेशंस थी कि उनको वो डील करना ही था। तो आई थिंक सम रूल्स वर ऑलरेडी डिफाइंड। हाँ, एक टाइमिंग ये बिल्कुल आईपीओ के पास हो गया, आईपीओ जल्दी उसके बाद अप्रूव हो गया और जल्दी वो आईपीओ आ गया। आई थिंक गैप बहुत कम था, इसलिए हमें वो गैप बहुत बड़ा लग रहा है कि सीधा $1 बिलियन के बाद $8 बिलियन की वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है। प्रशांत, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है इसमें? आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 230x, और अगर हम ग्लोबल पीयर्स की बात करें तो उनका तो बहुत ही कम है पी रेशियो। ऑब्वियसली देखो, ये एक जो न्यू एज बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है, यहाँ पे जब एक कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो उसमें पी
मल्टीपल्स दिखना नहीं चाहिए। और जो पी आज दिख रहा है वो ऑन द बैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विच वाज नॉट ऑन द बैक ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। जिस तरीके से ये अदर इनकम हो या सेल ऑफ म्यूचुअल फंड हो, कोई एसेट सेल किया, उनसे ये प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस शीट को या पीएनएल को टिकरिंग किया हुआ है बेटर दिखने के लिए, बट ऑब्वियसली आज के जमाने में हमने जो पेटीएम से जो मार झेला हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग किया है कि एक न्यू एज बिजनेस मॉडल हाई वैल्यूएशन पे कैसे रिएक्ट करता है, लिस्टिंग के बाद हमने कितना ऑलमोस्ट 50, 60, 70% लॉस देखा हुआ है क्लाइंट के बुक्स में। तो आज के इन्वेस्टर्स वेल इन्फॉर्म्ड हैं। अगर रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स है तो ये पी 200 है, 300 है, जैसे ऋषि जी ने बताया जोमेटो में आज की तारीख में वो शायद 300 के ऊपर का पी लेके ट्रेड कर रहा है। तो अगर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं तो ये ऐसे कंपनीज में रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन शायद लिस्टिंग होने के बाद कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो ही जाता है, या 40% नीचे रहेगा या 20-25% ऊपर रहेगा। अगर पीयूष बंसल जी ने या लेंसकार्ट ने जो हिस्टोरिकली ग्रोथ दिखाया हुआ है 30-40% का टॉप लाइन एंड देन थोड़ा विजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अगर अगले 1 साल 2 साल में अगर है एक्चुअल में, तो आई थिंक ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाएंगी। बट अगेन आई फील पीयूष जी ने एक राइट इंडस्ट्री को चूज किया जहाँ पे एक लिस्टेड हो या एक ब्रांडेड कंपनी, कहीं पे भी इतना बड़ा कभी वही हुआ ही नहीं है। आप देखो टाइटान कितने सालों से है, कितना बड़ा पेरेंटेज सपोर्ट है, बट फिर भी आज की तारीख में ये 4x 5x ऑफ बुक्स वो ट्रेड कर रहा है, उतना एग्रेसिवली वो हुआ नहीं है। बट अगेन पीयूष बंसल ने एक अच्छा गैप पकड़ा है जहाँ पे इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ आ सकता है। एंड आई थिंक टेक business technology has helped him to grow this way. I think high valuations, high risk and high return. जी, हिस्टोरिक फिगर्स की आपने बात की, तो रचित यहाँ पर अगर हम 300 करोड़ का प्रॉफिट देखें तो वो तो एक ऐसा वन टाइम अकाउंटिंग गेन दिखाया है। उस एक पर्टिकुलर फिगर को लेके भी बहुत सवाल उठ रहे हैं बाजार में कि उससे आप कैसे पूरा अपना पी या फिर अपना पूरा अकाउंटिंग का कैसे दिखा सकते हो। सस्टेनेबिलिटी पर सवाल नहीं उठ रहा क्या? देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली होगी कि इसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स भी थे। जैसे कि अभी ये बात हो रही थी कि हमने देखा उसमें प्रॉपर्ली कुछ कुछ फंड्स भी डिस्पोज ऑफ किए गए थे, उनके भी प्रॉफिट्स हमने अकाउंटिंग में इंड्यूस किए। बट इसमें ना एक चीज हमको समझनी होगी कि अगर आप लेंसकार्ट या कोई भी न्यू एज कंपनी फैक्टर मैटर अगर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझें कि यू आर बेटिंग ऑन समथिंग विच यू आर अनेबल टू गेज राइट नाउ। आपने ऐसे बिजनेसेस नहीं देखे हैं अभी। अभी ऐसे बिजनेसेस हमें देखना समझना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी तक हमने ना बहुत जो बिजनेस सेटअप्स या जो भी इकोनॉमी के हमने आईपीओस देखे थे, यूजुअली हमने हमारे पास एक बेंचमार्क होता था जिससे हम कंपेयर कर पाते थे। न्यू एज में हमारे पास वो बेंचमार्क्स नहीं है, और आप देखिए इसके चलते एक थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जरूर आता है। और जो प्रॉफिट्स की अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें हमें एक और चीज देखनी होगी। जिस तरीके से लेंसकार्ट लेंथ एंड ब्रेथ पूरी कंट्री में फैला हुआ है, मतलब आई एम प्रीटी श्योर हमारे रेसिडेंस हमारे ऑफिसेज के आसपास हमको लेंसकार्ट के स्टोर्स दिखते हैं, जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है मैं समझता हूं। और आपने एक और चीज नोटिस करी, लोकल ऑप्टिशियंस का बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। दे आर ट्राइंग टू गेज द मार्केट क्वाइट वेल। इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इनके स्टोर्स पे फुटफॉल वगैरह सब इंप्रूव हो रहा है। तो आप जो प्रोजेक्शंस हैं उन पे अगर फोकस करेंगे तो तब भी आपको कहीं ना कहीं एक वाइबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए रिटेल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है सारी चीजें पढ़ना समझना, बट हम देखते हैं जैसे जो वीसीज होते हैं, जो पी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसमें यूजुअली दे टेंड टू टेक रिस्क एंड दे आर रिवॉर्डेड। वो रिवॉर्ड्स तो डेफिनेटली आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट हाँ, न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स अगर आप रिस्क टेकिंग एपेटाइट अच्छा रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें एक अपना पोर्टफोलियो का पोर्शन जरूर पोर इन करना चाहिए। यू नेवर नो हाउ थिंग्स गो राइट। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना सचिन, की जो पैसा लिया जा रहा है बाजार से उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? क्या आप उसको एक्चुअली अपना ग्रोथ करेंगे अपने बिजनेस का, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, ये वो। लेकिन अगर हम आईपीओ का, इस आईपीओ का देखें तो जो ओएफएस वाला है हिस्सा 5,128 करोड़ का, तो पुराने इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट दिया जा रहा है, निकलने का रास्ता दिया जा रहा है, फंसेगा कौन? यस, तो इसमें इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जब जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे, जब बिजनेस आपका वाइबल भी नहीं है, जब पता नहीं है कि वो लेंसकार्ट जीरो से हीरो बनेगा या नहीं बनेगा, उस टाइम पे उन्होंने वो बैकअप किया हुआ है उस कंपनीज को,
एंड उन्होंने वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, राइट। उस टाइम से वो बनाना चाहते हैं किसी कंपनी में 20 गुना 50 गुना, वो देख रहे हैं कि आगे वो बन सकता है नहीं बन सकता है। बट वंस वो एक बहुत हाई ग्रोथ वाला फेज जब कंपनी का निकल जाता है और एक उसके बाद एक सस्टेनेबल बिजनेस बन जाता है जहां से वो 25-30% का एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखते हैं, लेकिन उस लेवल पे अगर इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलता है प्राइवेट इक्विटी को, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स में आप देखेंगे, चाहे वो जोमेटो है, चाहे स्विगी है, चाहे डिलीवरी है, सो ऑल द न्यू एज बिजनेसेस, तो आईपीओ के टाइम पे प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स अपना पार्शियल स्टेक सेल करते ही हैं। लेकिन इसको ये मानना कि क्या आगे उनका ग्रोथ जर्नी रहेगा या नहीं रहेगा या कितना वायबल है, आई थिंक इस चीज पे हम डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक एक मैक्सिमम कंपनी जब आप स्टडी करते हैं, यू विल फाइंड कि काफी कंपनीज में एक आईपीओ से पहले की बड़ी सुपर नॉर्मल हाई ग्रोथ जर्नी रहती है, एंड आईपीओ के बाद भी वो जर्नी काफी सस्टेन कर सकती है। आज की डेट में भी जब ये आईपीओ आ रहा है, हालांकि 2000 करोड़ ही कंपनी में आएगा, और इस फंड रेस के बाद, आईपीओ के बाद, पीयूष बंसल का स्टेक ऑलमोस्ट 17% हो जाएगा। बट 17% इटसेल्फ, वो जो 70,000 करोड़ का एक 17% है, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उनके लिए वो भी पूरा स्टेक है। तो आई थिंक जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हाँ, अगर इंडस्ट्री ग्रोथ 12-13% है, हम 24-25% पे बड़े आराम से सेल्स साइड पे हम ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस भी स्केलेबल है, हमें पता है टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 साइड पे काफी एक्सपेंशन हो सकता है। लेंसकार्ट एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स में भी एक्सपैंड कर सकता है, दे कैन ब्रिंग लोट मैनी प्रोडक्ट्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रुक जाते हैं। यस, जैसा उन्होंने पिछले 5-6 साल में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज दिखाई हैं, अगर वो वैसी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दिखाते हैं इंटरनेशनली, वो काफी एक्सपैंड कर रहे हैं। 40% ऑफ रेवेन्यू अभी भी इंटरनेशनल मार्केट से आना शुरू हो गया फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड सिंगापुर। सो आई थिंक अगर वो फेज वो जारी रखते हैं अपना, तो हम देख सकते हैं कि वो आने वाले सालों में भी वो ग्रोथ जर्नी इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट वो रह सकता है। हाँ, वैल्यूएशन के ऊपर ये कंसर्न हम जरूर मान सकते हैं कि थोड़ा महंगा है, बट अगर आज की डेट में इन्वेस्टर्स भी रेडी हो चुके हैं टू टेक रिस्की बेट्स, हमारा एपेटाइट बढ़ चुका है, एंड न्यू एज फाउंडर्स पे बेट करना सो दैट एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा सके, उसको देखते हुए लग रहा है कि आई थिंक इन्वेस्टर्स एट द टाइम ऑफ आईपीओ, इवन आफ्टर द आईपीओ, दे मे इवन लाइक इट। ओके, तो जो रिस्क की बात कही अभी सचिन ने, प्रशांत आप उससे एग्री करते हैं? खासकर रिटेल इन्वेस्टर के लिए उनके सेंटिमेंट पर किस तरह का असर पड़ सकता है जब ये लिस्टिंग होगी? और लिस्टिंग होते ही हम देखते हैं कि बहुत लंबी एक रेड कैंडल बनती है और बहुत लोग एग्जिट करना चाहते हैं। सबको लगता है कि बस फटाफट से 1 डे प्रॉफिट जो मेरा हो रहा है वो लेके मैं निकल जाऊं। हालांकि हमने बहुत सारे पिछले वाले आईपीओस में भी देखा है कि अगर थोड़ा गिरता भी है तो वो एटलीस्ट 10-15 डेज के लिए तो ऊपर जाता है और उसके बाद फिर से वो अपने आईपीओ लेवल के नीचे ही आ जाता है। रिटेल इन्वेस्टर को अगर आप समझाना चाहें कि आईपीओस में कैसे घुसें, कैसे ना जाएं, क्या चीज़ देखें, पता नहीं कितने लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ते होंगे। म्यूचुअल फंड्स की भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह से ड्यू डिलिजेंस करते हैं, लेकिन अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनको क्या एक्चुअली सिर्फ एक कंपनी का नाम देख के घुस जाएं या फिर कुछ और फंडामेंटल्स देखें? देखो, लास्ट 2 साल से मैं जितने आईपीओस को देख रहा हूँ, तो मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का एक डायरेक्ट फोकस है कि लिस्टिंग गेन में कुछ पैसा बनना चाहिए। उनको लॉन्ग टर्म का कोई सोच आज की तारीख में किसी को तो है नहीं है। लोग पूछते हैं कि ग्रे मार्केट में इतना चल रहा है, मुझे कितना मिल सकता है, मुझे क्या डालना है। फंडामेंटल का एफ भी जानते नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। तो वो एक फोकस हो चुका है लास्ट 2 ईयर्स के टाइम पे। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इसे फोकस नहीं करना चाहिए। सीरियस इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अपना रिसर्च, थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझने के लिए, अगर लेंसकार्ट को उन्होंने अपना घर के आसपास देखा हुआ है तो जाके उसको विजिट करके थोड़ा समझने के लिए कि क्या बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी क्या है, थोड़ा इन डेप्थ नहीं तो एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन जहां पे पेपर में आ सकता है, टीवी में आ सकता है, वहां सब सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए आज के आईपीओ में। बिकॉज लिस्टिंग डे में अगर 15 टका नहीं मिला और 15 टका नीचे आ गया तो फिर अगेन उसका पैसा फंस जाता है। 15,000 रुपए डालेगा, उसमें 2-3 हजार फंस जाते हैं, फिर अगेन इट मे नॉट बी गुड टू अगेन इन्वेस्ट इन नेक्स्ट आईपीओ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा फोकस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आईपीओ में। बट अगर जब म्यूचुअल फंड्स पैसा डालते हैं उस पर भी एक अलग तरीका होता है। देखो, जिस तरीके से 28-29,000 करोड़ मार्केट में पैसा फ्रेश आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स लोगों को भी कुछ नया एवेन्यू दिख नहीं रहा है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल रिलायंस अब देखो, टाटा मोटर्स देखो, या कोई ऐसा कंपनी देखो जहाँ पे ट्रेडिशनली लोग इन्वेस्ट करते थे, वहां पे भी कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स को दे हैव टू इन्वेस्ट इन सम गुड कंपनीज ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। अगर एक रिटेल को म्यूचुअल फंड्स या अदर फंड्स को देख के इन्वेस्ट करना है तो रिटेल को उनकी तरह बिहेव भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल,
अगर लेंसकार्ट में दमानी जी ने इन्वेस्ट किया है, तो दमानी जी कभी लिस्टिंग डे के हिसाब से 3 महीने के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, 3 साल 5 साल 10 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो you have to behave like an investor in a company like Lenskart, not behave like a immediate मुझे 5% मिलेगा 10% मिलेगा से बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल्ड रिसर्च करना चाहिए, और वो भी इतने सारे एक्सपीरियंस होने के बाद। मे मोस्ट एग्जांपल पेटीएम। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने धोखा दिया है एक तरह से कहा जाए, और अभी तक उस लेवल तक आए भी नहीं है। तो रचित, चलिए आप ये बताएं कि ये वैल्यूएशन होती कैसे है, सेबी का क्या रोल होता है इसमें, और वैल्यूएशन पे कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि क्या पता जो जैसे कि जो मुझे तो पता है, लेकिन रिटेलर्स को पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट का कितना दखल होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और ये ग्रे मार्केट भी बताएं कि ग्रे मार्केट कैसे तय करता है, और ग्रे इज ऑलवेज अ ग्रे थिंग। तो वाकई में क्या ये अंडर द टेबल टाइप की कोई चीज़ होती है? और खासकर अगर हम इसकी बात करें तो जो उसके लॉट्स हैं वो भी 37 का आई थिंक एक लॉट है, तो वो भी काफी ज्यादा अमाउंट है फॉर अ रिटेलर। नहीं देखिए, मतलब सॉरी, आई वुड एक्चुअली पुट इट लाइक दिस, मतलब इतना नेगेटिव चीजें नहीं है जितनी अच्छा। मतलब हम पकड़ना चाह रहे हैं उसमें। मतलब यस, कंसर्न्स हैं, यस वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, मगर देखिए बहुत सारी ना चीजें हमें समझनी होती है कि मार्केट में अभी कितनी लिक्विडिटी है, मार्केट्स कितना आपके पर्टिकुलर प्राइसिंग पे एक डिमांड जनरेट कर सकते हैं। मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, उनके साथ बैठ के सारे डिस्कशंस होते हैं, राउंड डिस्कशंस होते हैं, और फिर आप एक फाइलिंग करते हैं। वो फाइलिंग आप सेबी को करते हैं, सेबी गोज थ्रू द बेसिक डिटेल्स। सेबी आपकी वैल्यूएशन को लेके प्रैक्टिकली सेबी का गवर्नेंस आपके पेपर वर्क और आपके कंप्लायंस से रिलेटेड होता है। सेबी में इतना प्रैक्टिकल पावर नहीं है कि इट कैन डिक्टेट योर वैल्यूएशंस, बिकॉज जब हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं ना, वैल्यूएशंस फ्यूचर प्रोजेक्शन बिजनेसेस के और बहुत सारी चीजें पे होती है। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ लें कि एक पीस ऑफ लैंड है, उसके लिए आपके पास एक पड़ोसी का पीस ऑफ लैंड होता है जो आपको एक प्राइसिंग दे देता है, आइडिया दे देता है, बेंचमार्क दे देता है। बट जब आपके पास ऐसे बेंचमार्क नहीं होते हैं ना, तो आप वैल्यूएशंस आपके जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनके हिसाब से निकाल के और फिर लेकर आते हैं। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात हो रही है, तो बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा होता है कि मतलब दिस इज व्हाट यूजुअली वी नो दैट कई कबार एप्लीकेशंस भी जो हैं वो मार्केट में सेटल हो जाती हैं बिफोर यू गेट एवरीथिंग प्लेस्ड, कि इफ यू गेट द स्टॉक दिस इज द काइंड ऑफ प्रीमियम दैट यू कैन गेट। आप उसको ऑफ मार्केट सेटल करें, या जो भी उसका जो एक प्रोसेस होता है वो एक अलग वर्टिकल चलता है, वहां से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है। बट आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि आजकल ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ना बहुत हेवायर हो गए हैं। जिस तरीके से आईपीओ आते हैं, एट टाइम्स दे सेटल ऑन द ग्रे मार्केट प्रीमियम, एट टाइम्स कितने ऐसे आईपीओ होते हैं जो ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं दिखा रहे होते हैं, बट जब वो लिस्टिंग में आ रहे हैं तो मार्केट का जो मूड माहौल है वो यूफोरिक है, और सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है। वैसा वर्षा भी होता हुआ दिखा है। तो हाँ, प्रॉब्लम जरूर है, बट प्रोजेक्शंस लाइक आई एम टेलिंग टाइम एंड अगेन, इफ यू और ये जो बात है ना कि रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपका कितना है, ये आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। आप इसको सेफ बेट नहीं मान सकते। वैसे तो इक्विटी मार्केट ओवरऑल अपने आप में एक सेफ बेट नहीं है, बट अगर आपको नहीं उसका बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है, यू कैन अवॉइड इट इफ यू अंडरस्टैंड एंड यू आर विलिंगली टेकिंग द चांस। There is a probability that you might get rewarded in future. तो सचिन, आप तो न्यू एज बिजनेस जो कंपनीज हैं उनके बारे में आप लास्ट उसमें आंसर में बात कर रहे थे कि जो ये टेक लेड ऑपरेशंस हैं, चाहे अगर हम लेंसकार्ट की बात करें तो आई थिंक वो वर्चुअल आपको ट्राई ऑन्स करवा देते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, देन कोई रोबोटिक लेंस मैन्युफैक्चरिंग उनकी कुछ है। सो जैसे ओला का भी आया था, ओला वाज आल्सो अ न्यू एज बिजनेस, और आगे जैसे अभी अर्बन कंपनी या एतर की हम बात करें, तो इन सब पर आपका अप्रोच कैसा रहता है कि दीज आर गोइंग टू बी लाइक जो 2000 में अपना Y2K था वैसा? नहीं, देखिए मुझे लगता है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। अब इन्वेस्टर्स काफी अवेयर हो चुके हैं। सिर्फ पहले तो Y2K में क्या था, सिर्फ .com आपकी कंपनी के पीछे लगा है तो इट मींस ये बहुत बिजनेस एक्सप्लोर करने वाला, वैसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी न्यू एज बिजनेसेस हैं आपको सेपरेटली ही इंडिविजुअल लेवल पे ही उनको बिजनेस स्टडी करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली ये इक्विटी है।
चाहे वो कोई रिटेल की एक शॉप है, चाहे कोई नया बिजनेस, नया फाउंडर अपना एक बिजनेस स्टार्टअप लेके आया है और आज उसने उसको लिस्ट कराया है, आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में आपकी सेल्स बढ़ रही है, लेकिन क्या आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, वो सस्टेनेबल है या नहीं, राइट? वो चीजें देखना बहुत जरूरी है, आपका कितना बर्न है, एंड उस वो बिजनेस जिसमें आप अभी भी हो एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ऑल्सो, क्या वो वहां से भी स्केलेबल है या नहीं है। अगर तो यहाँ पर ही इतना बड़ा स्केल हो चुका है लेकिन आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए, ऑब्वियसली फिर वो बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड द सेकंड थिंग, कितना कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है वहां पर। आपने ओला की बात की, ऑलरेडी यहाँ पर आप देखिए टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, बहुत इंटेंस कंपटीशन के बीच में, जहां पर उनको भी अपने आइस इंजन से ईवी साइड पे आना है, और एथर, ओला के साथ में 15-20 और प्लेयर्स हैं अगर आप देखोगे, जो कि 1000 से ज्यादा पर मंथ की सेल्स करते हैं, राइट? तो हाईली कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, जहां पे जरूरी नहीं है कि किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से कंपनी का बुरा हालत होगा। आई थिंक कॉम्पिटिशन आल्सो उसकी वजह से भी काफी गड़बड़ हो सकती है बिजनेसेस में। बट फॉर एवरी बिजनेस, आप रिटेल की बात कर रहे हैं लेंसकार्ट में, तो आप पीछे जितने भी बिजनेसेस आए हैं, चाहे वो डीमार्ट कभी लिस्ट हुआ या टाइटन की स्टोरी, आई थिंक हम कितने सालों से देखते हैं, बहुत साल तक वो 15 से 20 के ही मल्टीपल पे रहा है। बट धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा है, तो वो आज वो 100 के मल्टीपल पे भी ट्रेड बड़ा कंफर्टेबली हो जाता है, राइट? सो हर एक का एक जर्नी रहा है, एंड एट ए फंड लेवल, एट ए फंड मैनेजर लेवल या एट ए एनालिस्ट लेवल, वो चीजें स्टडी करना बड़ा जरूरी है कि कितना ग्रोथ आ सकता है और कितना वो लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ है। तब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो उस जो वैल्यूएशन, अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी है, क्या ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सपेंसिव है या नहीं है, वो आई थिंक उस चीज के ऊपर डिस्कशन और डिबेट हमेशा किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रशांत, जैसे हमने देखा कुछ आईपीओज ऐसे भी थे जो बहुत बढ़िया अभी रिटर्न्स दे रहे हैं, 100% भी रिटर्न दे रहे हैं, तो लेकिन थोड़े टाइम के बाद देते हैं, मे बी अनदर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, ऐसा भी हुआ है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आईपीओ में अगर थोड़ा रिस्क है, अगर लॉट भी ज़्यादा है, तो इंतज़ार किया जाए, एक बार लिस्टिंग देख ली जाए, देखा जाए कि शुरू का 1 हफ्ता कैसा वो बिहेव करता है, और उसके बाद अगर घुसना है तो उसके बाद भी घुस सकते हैं, क्या जाता है? ऑब्वियसली यस, मैं तो लेंसकार्ट में ये भी सोच रहा हूँ कि लिस्टिंग होने का बाद एक एटलीस्ट 3 मंथ्स, मतलब एक क्वार्टर का अर्निंग्स भी आने दो उसको, जो एक्चुअली जो अपने को अभी क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने कितना बुक ट्रिंकरिंग की है और सब चीजें। तो लिस्टिंग होने के बाद जब भी एक 3 मंथ्स का फेज होता है, वो फेज में हाउ दे बिहेव, जो सेलिंग प्रेशर आना है आ चुका होगा, जो बाइंग करना है बाइंग कर चुके होंगे, तो थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंडिंग लिस्टिंग के बाद मिल जाता है। तो आई विल प्रेफर मोर टू नो बाय सम गुड कंपनीज पोस्ट लिस्टिंग। लिस्टिंग के टाइम पे क्या बहुत इफोरिया होता है, प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ, ग्रे मार्केट एंड ऑल, थोड़ा सा प्राइस सेटल होने के लिए टाइम देना चाहिए। लिस्टिंग होने के बाद में, फॉर एग्जांपल डीमार्ट लिस्टिंग हुआ था 100% पे, मैं 100% के बाद मैंने शायद 600-700 में मैंने रेकमेंड भी किया था, और मैंने खुद में भी लो टाइम पे लिया था। तो सी व्हेन आई लाइक द बिजनेस, प्राइस इज नॉट द इशू राइट नाउ। वी शुड अंडरस्टैंड कि उसकी विजिबिलिटी क्या है, उसकी ग्रोथ स्ट्रांग है कि नहीं है, कितना वो ग्रो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कंपटीशन एंड ऑल। सो वो सब चीज की देख के अगर आईपीओ के बाद 3 महीने टाइम दे दें तो एक अच्छा क्लैरिटी, अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, ये मेरा रिसर्च कहता है। जी रचित, टुवर्ड्स द एंड वी आर कमिंग टू द शो, तो एक क्विक क्वेश्चन मैं आप तीनों से एक-एक करके पूछ लेती हूँ। रचित, तो जो सस्टेनेबल अर्निंग्स हैं बिफोर लिस्टिंग, अब उसका फ्यूचर में क्या, मतलब जो बाकी आईपीओज आएंगे, कोई भी अपने वैल्यूएशंस कैसे भी करवा सकता है और कैसे भी कर सकता है? मतलब आई नो आप ये बोलेंगे कि सोनिया तुम हर चीज को एक वैसे लेंस से क्यों देख रहे हो, बट लेंसकार्ट है, अब क्या करें, लेंस तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, डेफिनेटली देखिए, वैल्यूएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, इफ यू हैव अ बेंचमार्क टू कंपेयर विथ, यू शुड सर्टनली गो हेड और आप वो कंपैरिजन करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि अभी ये बात हो भी रही थी कि इफ यू डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल राइट नाउ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ट्रैप में जा रहे हैं, तो इट्स कंप्लीटली ओके, आप अभी उसमें मत अप्लाई करिए। गिवन अ चांस, आपको इन टाइम टू कम डिस्काउंट में मिलता है, आप तब ले लें। गिवन अ चांस थोड़ा प्रीमियम पे मिलता है, बट प्रॉफिट सस्टेनेबल लगते हैं, आप तब भी ले सकते हैं। और जहां तक बात है कि आईपीओ जो आने वाले समय है उसमें आपको क्या करना चाहिए, आईपीओ आज के टाइम इतना सीरियस मैटर हो चुका है, यू हैव टू लिव इट ईच एंड एवरी डे, एज इन आप पर्टिकुलर आईपीओ को उठा के ही स्टडी करें। और हो सकता है अभी अगर लेंस का जिस तरह की सब्सक्रिप्शन चल रहा है, यू माइट गेट सच काइंड ऑफ आईपीओज इन फ्यूचर एज वेल। उनको भी आपको इंडिविजुअली स्टडी करना होगा, एनालाइज करना होगा, और
जब भी कंफ्यूजन होगा, अगर पॉसिबल होगा तो आपके चैनल पे शो करना होगा और आगे उसको डिस्कस करना होगा। थैंक यू सो मच रचित। सचिन, आप क्या कहेंगे कि इस सेबी का कुछ और थोड़े स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस होने चाहिए फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स? हमारा बेसिकली पर्पस यही है कि रिटेलर्स को कैसे बताया जाए, समझाया जाए कि मतलब आप मत फंसिए इन चक्रों में, या तो आपके पास कोई गाइडेंस हो या फिर आप अपने आप रिसर्च करें, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक जब सेबी के पास डीआरएसपी वगैरह फाइल होता है तो काफी हद तक सेबी ने भी अपने आप को इवोल्व किया इन लास्ट 10-15 ईयर्स। तो धीरे धीरे वो रूल्स को स्ट्रिंजेंट करते जा रहे हैं, और जो जहां जहां उनको डाउट होता है फिर वो ऑब्जर्वेशन भी डालते हैं। इस वजह से आईपीओ भी कई बार डिले होते हैं। तो और ये आईपीओ लाना ना बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है हर कंपनी के लिए। अगर आप गलत हो जाते हो एट द टाइम ऑफ आईपीओ, चाहे वो प्राइसिंग को लेके हो या किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटी को लेके हो, तो कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव है। वो 2-3 साल लग जाते हैं फिर आईपीओ लाने में, फिर कैश फ्लो कैसे एडजस्टमेंट करें। तो आई थिंक हर कंपनी को अलग से तो हमें वैल्यू करना ही होता है, उसकी फंडामेंटल स्टडी करनी होती है कि कौन सा आईपीओ बेटर है, कौन सा नहीं है, किसमें ज्यादा जूस बचा है लॉन्ग टर्म के लिए, किसमें नहीं है। वो सब चीजें स्टडी करनी। बट आई एम श्योर आप सही कह रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर के हित के लिए आई थिंक सेबी और थोड़े स्ट्रिंजेंट रूल्स बना सकते हैं अराउंड इट, सो दैट एक ओवर एक्सपेंसिव साइड पे कभी भी प्रमोटर सोचे ही मत कि मुझे उस लेवल पे मुझे आना है और अपना पैसा रेस करना है। आई थिंक जब आप रिटेल मार्केट से पैसा रेस कर रहे हो तो आई थिंक देयर शुड ऑलवेज सम मार्जिन, जिसको प्रमोटर का एक वो होना चाहिए इंटेंशन कि मैं उनके लिए छोड़ रहा हूँ ऑन द टेबल। आई थिंक उस डायरेक्शन में ही हर प्रमोटर को काम करना चाहिए। हाँ, कुछ एक पर्टिकुलर लाइन भी चल रही थी कि वी डोंट केयर फॉर दी शेयर होल्डर्स, वी आर, ऐसा कुछ एक था जो उन्होंने बोला कि वी क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। उनसे क्वेश्चन किया गया कि शेयर होल्डर का भी तो ध्यान रखना है आपको। सो आई थिंक देयर ही मिस्ड, तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ वहां पर मैनेजमेंट से। तो लास्ट क्वेश्चन प्रशांत, म्यूचुअल फंड्स की मैं जानना चाहती हूँ कि रिटेलर्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी करते हैं और भरोसा रखते हैं फंड मैनेजर पर, लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्या वाकई में अच्छी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स बनते हैं, घुसते हैं जब इस तरह के आईपीओज में? देखो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और एक एंकर इन्वेस्टमेंट के रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंसेस तो होता ही है। देखो, एंकर इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जिस तरीके से नियर टर्म जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, कोई ट्रिगर होता है तो उसके हिसाब से कोई एंकर इन्वेस्टमेंट सोचता है कि चलो ये वैल्यूएशन लेके 3 महीने 6 महीने के अंदर उनको अगर अच्छा खासा एग्जिट मिलता होगा इन टर्म्स ऑफ देयर रिसर्च, देन ओनली वो एंकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगेन एंकर इन्वेस्टमेंट में क्या है, उनका विजिबिलिटी बहुत छोटी होती है और बहुत टाइम लिमिटेशन होता है। बट पोस्ट लिस्टिंग अगर जो म्यूचुअल फंड अगर कोई इन्वेस्ट करता है कोई आईपीओ के लिस्टिंग के बाद, मुझे लगता है वहाँ पे इन डेप्थ रिसर्च होता है, उनके फंड मैनेजर्स हो, उनकी रिसर्च टीम हो, पूरे डिटेल समझते हैं प्रोडक्ट, सर्विसेज, कंपनी फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड ऑल। तो वो सब सोच के करने के लिए पोस्ट लिस्टिंग का ही एक बेटर अपॉर्चुनिटी होता है। बट अब आज के तारीख में अगर वीकली 10-10 आईपीओ अगर खुल रहे हैं तो ऐसा कोई भी ऐसा टीम नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जिसको इमीडिएटली इतना रिसर्च करके ऊपर डालने के लिए। सिर्फ दे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि चलो इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, प्रमोटर कितनी स्ट्रांग है, ब्रांड कितना स्ट्रांग है, वो सोच के एक एंकर इन्वेस्टमेंट जाते हैं। बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स को देख के इन्वेस्ट करने का कोई ऐसा रूल नहीं है। वहां पे दे हैव टू डू देयर ओन ड्यू डिलिजेंस, थोड़ा समझना चाहिए डालने से पहले, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स शायद कन्वर्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में, बट अगेन जिसको देख के रिटेल ने इन्वेस्ट किया है उनको शायद वो तकलीफ हो सकती है। तो ओवरऑल लास्ट थोड़े साल में हमने ये पूरा सीख लिया है, पेटीएम हो, नायका हो, कोई बड़ी, जोमेटो एज एन गुड एग्जांपल, अगेन हमने सीख लिया है कि एक एटलीस्ट एक अच्छा आईपीओ में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। इवन आइडिया फोर्ज मुझे याद है कि बहुत ही उससे आया था कि ड्रोन्स और ये सब, लेकिन लिस्टिंग के बाद वो भी काफ़ी नीचे चला गया। इवन टीवीएस सप्लाई का जब आया था वो भी, उसका भी यही हुआ था, लगातार नीचे ही जाता चला गया था। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 नवंबर का इंतजार रहेगा। आई थिंक सब लोग जानना चाहते हैं कि देखते हैं कि फर्स्ट डे लिस्टिंग के बाद क्या होता है लेंसकार्ट में, इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।